हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है पॉपुलर कल्चर हिंदी मीडियम में, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। और डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि सिलेबस सभी का सेम होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। और सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, लोकप्रिय संस्कृति को उदाहरण सहित परिभाषित करें। यानी कि लोकप्रिय संस्कृति का मतलब होता क्या है। लोकप्रिय संस्कृति वो विचार होते हैं या फिर वो प्रथाएं होती हैं या फिर वो विश्वास होते हैं या वो घटनाएं होती हैं जो एक निश्चित समय में किसी भी समाज के भीतर बहुत ज्यादा प्रचलित होती हैं, ट्रेंड में होती हैं, जो व्यापक रूप से जिसको लोग फॉलो करते हैं। इसमें मनोरंजन भी आता है, फैशन भी आता है, संगीत भी आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है कि बहुत सी चीजें होती है। बहुत फैशन होता है जो कुछ समय के लिए बहुत फेमस होता है, बहुत सा म्यूजिक होता है जो कुछ टाइम के लिए बहुत फेमस होता है, बहुत सी टेक्नोलॉजी होती है जो एक टाइम पर बहुत फेमस हो जाती है, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। एक तरीके से अब मैं इसको अगर आपको आगे बताऊं, सर्वव्यापकता, जो भी लोकप्रिय संस्कृति होती है वो व्यापक होती है। मींस बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए वो सुलभ होती है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग उसको फॉलो करते हैं। अक्सर मास मीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को पता चलता है इनके बारे में। क्षणिक प्रकृति, जो पॉपुलर कल्चर होता है वो सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए लगातार बदलता है। मींस जो हमारा पॉपुलर कल्चर होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चाहे फैशन की बात कर लो, क्या आपको लगता है आज से 20 साल पहले जो फैशन होता था वो आज तक वैसा ही हो रहा है? जी ऐसा नहीं होता, ये क्षणिक प्रकृति का होता है। प्रभाव की बात करें तो लोकप्रिय संस्कृति का लोगों के दृष्टिकोण के ऊपर, व्यवहार के ऊपर और प्राथमिकताओं के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और विविधता, भाई लोकप्रिय संस्कृति में संगीत भी आता है, फैशन भी आता है, फिल्में भी आती हैं, टेलीविजन भी है, साहित्य भी है, खेल भी है, इंटरनेट पर जो आप जोक पढ़ते हो, मीम्स होते हैं, ये सारे लोकप्रिय संस्कृति के ही पार्ट हैं। वैश्वीकरण की वजह से लोकप्रिय संस्कृति और ज्यादा फैल रही है। ठीक है, मान लो कोई अमेरिका का कल्चर है तो वैश्वीकरण की वजह से वो अमेरिका का कल्चर आज इंडिया में भी फॉलो हो रहा है। चाहे वो आप बर्गर खा रहे हो मैकडोनल्ड में जाके या आप ब्लू जींस पहन रहे हो तो वो अमेरिका का ही कल्चर है। उदाहरण बताता हूँ आपको मैं पॉपुलर कल्चर के। जैसे संगीत की बात करें तो पॉप, हिप हॉप और इलेक्ट्रॉनिक नृत्य, संगीत, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टाइल्स हैं म्यूजिक के जो बहुत ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है। और फिल्म और टेलीविजन, ब्लॉकबस्टर फिल्में होती हैं, लोकप्रिय टीवी शो होते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये हमारे पॉपुलर कल्चर के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स, मार्वल की मूवीज लोग देखते हैं, ये भी पॉपुलर कल्चर है। फैशन की बात करें तो कपड़े, ठीक है, जितनी एसेसरीज होती हैं, आप जो कॉस्मेटिक्स का सामान होता है वो जो लोग, बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो प्रचार करते हैं, आप फिर उस चीज को फॉलो करते हो। इंटरनेट के जो मीम्स होते हैं, जो वायरल मीम्स होते हैं, जीआईएफ होते हैं, ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी वायरल होती हैं। ये भी इसी का पार्ट है। खेल की बात करें, कुछ पॉपुलर खेल होते हैं, एथलीट और खेल की संस्कृति भी पॉपुलर कल्चर से ही रिलेटेड है। ठीक है, और गेमिंग की बात करें तो वीडियो गेम और गेमिंग का कल्चर आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। चाहे वो पबजी गेम हो या कोई क्रिकेट की गेम हो या कोई भी गेम्स हो, लोग बहुत खेलते हैं। सेलिब्रिटी संस्कृति, मीन्स जो मशहूर हस्तियां होती हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, आप उनके जीवन को देख के बहुत प्रभावित होते हो, वो कैसे अपने रिश्तों को निभाते हैं, कैसे वो जीते हैं अपनी लाइफ। सोशल मीडिया रुझान, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसको आज की डेट में एक्स कहा जाता है, इन प्लेटफॉर्मों पर हैशटैग बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। ठीक है, और वायरल सामग्री जो होती है वो हमें ये बताती है कि समकालीन संस्कृति क्या है, आज की डेट में क्या चीज़ है पॉपुलर। भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में रंगमंच और नृत्य के विकास का पता लगाएं। देखो, भारत का जो रंगमंच और नृत्य है इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बहुत समय तक इसका विकास हुआ है, जो देश के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक ताने बाने के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में बात करूं तो भारत का जो रंगमंच है, जो थिएटर है, वो प्राचीन काल में उसकी जड़ों को देखा जा सकता है। जैसे नाट्य शास्त्र,
प्रदर्शन कला पर एक संस्कृत का ये पाठ लिखा गया था, जिसको लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के आसपास ऋषि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था। इस ग्रंथ ने आज की डेट में एक्टिंग, नृत्य और संगीत, इसको जब रंगमंच पे पेश किया जाता है वो यहीं से उसकी नींव रखी गई। शास्त्रीय परंपराएं अगर मैं आपको बताऊं, भारत में शास्त्रीय रंगमंच जो क्लासिकल थिएटर होता है, जिसमें भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिशी, ये कुछ चीजें आती हैं, जिसमें विशिष्ट कला रूपों से ये धीरे धीरे उभरता है। ये परंपराएं अक्सर, ये आप देखोगे ना, भरतनाट्यम, कथकली, ये कोई ना कोई कथाओं पर आधारित होता है, ये पूरा एक्ट महाकाव्यों पर, ठीक है, या शास्त्रों पर आधारित होता है। और नृत्य और रंगमंच मंदिर के अनुष्ठानों और दरबारी प्रदर्शनों के अभिन्न अंग थे। पुराने समय में मंदिरों में नृत्य होता था, क्लासिकल डांस होता था, दरबारों में होता था राजा महाराजाओं के। भक्ति और सूफी प्रभाव। भक्ति और सूफी आंदोलन के टाइम पे मध्यकाल के अंदर भारत में प्रदर्शन की कलाएं आम लोगों के लिए और सुलभ हो गई, क्योंकि जो भक्ति संत होते थे वो अपना संदेश पहुंचाने के लिए संगीत और नृत्य का यूज करते थे, ठीक है, जिससे लोग और जुड़ सकें। औपनिवेशिक काल में बताऊं तो जब अंग्रेजों का टाइम था तो पश्चिमी जो नाट्य है होता है, जो पश्चिमी थिएटर, वेस्टर्न थिएटर होता है, उसका प्रभाव ज्यादा था इंडिया के ऊपर। अंग्रेजी जो ड्रामा होता था, अंग्रेजी नाटक, उसकी जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड, क्या मतलब बहुत ज्यादा वो फैल रहा था। और इस अवधि में पारसी थिएटर भी इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा था, जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ, जो कि कहीं ना कहीं भारत और वेस्टर्न दोनों चीजों को मिक्स करके दिखाते थे। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, 1947 में भारत आजाद हुआ और पारंपरिक कला रूपों को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए एक दोबारा से पहल की गई। उदय शंकर, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जो भारत की नृत्य शैलियों को देश और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा फेमस कर रहे हैं। फिर उसके बाद बॉलीवुड और लोकप्रिय संस्कृति, मीन्स 20वीं सदी के माध्यम, जब आप 20वीं सदी में आए तो बॉलीवुड बहुत ज़्यादा वायरल था, तो भारत की जो भी डांस होते हैं वो मूवीज़ में दिखाए जाने लगे, संगीत दिखाए जाने लगे, चाहे क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, और ऊर्जावान आइटम नंबर आने लगे बॉलीवुड में, नई शैली आई डांस की, आइटम सॉन्ग्स आने लगे। समसामयिक दृश्य की बात करूं आज की डेट में, तो भारत का जो रंगमंच और नृत्य है उसका विकास आज भी हो रहा है। आज की डेट में जो कोरियोग्राफर लोग होते हैं वो पारंपरिक रूपों को आधुनिक युग के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, नए नए टॉपिक्स उन थिएटर में वो डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और भारत की जो ये प्रदर्शन कला है, जो मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये बहुत ज्यादा विविधता के साथ भरा हुआ है, कई तरीके के तो डांस हैं इसमें। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या लोकगीत और लोक नृत्य भारत की क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाते हैं? उपयुक्त तो उदाहरण सहित समझाइए। लोक संगीत जो कुछ ऐसे रीजनल कुछ होते हैं, फोक सॉन्ग होते हैं, जैसे बिहू होता है असम के अंदर, असम के अंदर बिहू गाने बिहू त्योहार पर गाए जाते हैं, बहुत ऊर्जावान लय के साथ, प्यार के साथ ये होता है, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है इनका ये संगीत? प्रकृति के ऊपर, प्यार के ऊपर, दैनिक जीवन जैसे विषयों पर ये बेस्ड होता है। असम के अलग अलग इलाकों में बिहू के गीतों को अलग अलग तरीके से गाया जाता है, डांस किया जाता है। राजस्थानी लोकगीत होते हैं, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के लोकगीत होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र के लिए फेमस है। राजस्थान बहुत बड़ा है, उदाहरण के लिए मंगनियार समुदाय ऐसे गीत गाते हैं जो बहुत वीरता की कहानियों से जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड हैं, जबकि लंगास लोग जो होते हैं वो सूफी संतों से प्रेरित गानों को गाते हैं। फिर है लावणी, महाराष्ट्र के अंदर। लावणी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लावणी की जाती है, स्थानीय बोली में वो मतलब पूरा डांस चलता है, और सांस्कृतिक स्वाद आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र का, मराठी लोगों का। लोक नृत्य की बात करूं, गुजरात में गरबा बहुत फेमस है, गरबा नवरात्रि के टाइम पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप जैसे गुजरात के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो नृत्य की जो शैली हैं, जो स्टाइल्स हैं, वो अलग अलग देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको वाद्य यंत्र भी चेंज हो जाते हैं, वेशभूषा लोगों की बदल जाती है, तो बहुत विविधता है। पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, भांगड़ा जो होता है पंजाब की बहुत एनर्जेटिक डांस है, और भांगड़ा की शैली अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है, जहाँ पर वेशभूषा, चाल ढाल और थोड़ा बहुत स्टेप्स का फर्क होता है। बाकी ये नृत्य पंजाब की शान है, भंगड़ा से ही पंजाब को जाना जाता है। ओडिशा का है ओडिशी लोक नृत्य है। ओडिशी क्या है, बहुत थोड़ा क्लासिकल है,
लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। मयूरभंज एक जगह है उड़ीसा के अंदर, छऊ डांस वहाँ पर होता है। अलग अलग वेशभूषाओं में, अलग अलग संगीत, अलग अलग थीम्स में ये डांस किया जाता है। भारतीय उत्सव समारोह में अनुष्ठान प्रथाओं के महत्व को समझाओ। तो भारत के अंदर जो फेस्टिवल होते हैं वो उसमें क्या है, कई तरीके का रीति रिवाज वगैरह जो मतलब उस पे बेस्ड कई अनुष्ठान होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। और धार्मिक महत्व अगर मैं आपको बताऊं, कई भारत के त्योहार हैं उनकी जड़ें धार्मिक होती हैं और अनुष्ठान जो होते हैं वो भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है, एक परमात्मा के साथ जोड़ने का। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के दौरान आप दीपक जलाते हो, अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का वो प्रतीक है। सांस्कृतिक परंपराओं की बात करूं तो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी एक तरीके के रूप में हम अक्सर अनुष्ठान करते हैं। पीढ़ियों से चला आ रहा है भाई पूजा पाठ करना, और लगातार इसी से ही हमारा जो धर्म है वो एक तरीके से संरक्षित है। सभी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, एक सांस्कृतिक ताना बाना मजबूत होता है। और सामुदायिक बंधन, त्योहार वो समय होता है जब समुदाय के लोग, भाई त्योहार क्या होता है, फेस्टिवल पर लोग आते हैं, एक दूसरे के घरों पर जाते हैं। नवरात्रि हो चाहे वो ईद हो, है ना, ईद में मिठाइयाँ बांटते हैं, सेवइयाँ खिलाते हैं। नवरात्रि में आप सभी लोग गरबा करते हो, मिलते हो, पूजा पाठ करते हो। तो ये एकता, एकजुटता, भाईचारा, ये भावना विकसित होती है। प्रतीकवाद और रूपक, कई ऐसे त्योहार होते हैं जो कई प्रतीक दिखाते हैं, कोई सिंबल दिखाते हैं। मीन्स उदाहरण के लिए जन्माष्टमी के दौरान दही हांडी को फोड़ना भगवान कृषि की मतलब भगवान कृष्ण की चंचल प्रकृति को दिखाता है कि चुनौतियों पर कैसे वो अपनी काबू पा लिया करते थे। कृतज्ञता व्यक्त करना, त्योहारों में अक्सर आप भगवान को धन्यवाद देते हो, आशीर्वाद मांगते हो, ठीक है, चाहे पूजा करो, आरती करो, प्रसाद वगैरह बांटो। मेनली ये होता है कि आप धन्यवाद करते हो अपने ईश्वर को। प्रकृति का चक्र, कुछ ऐसे अनुष्ठान, कुछ फेस्टिवल होते हैं जो मतलब कृषि कैलेंडर से भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे फसल वगैरह का एक जश्न मनाया जाता है, जैसे अच्छे मानसून के लिए प्रार्थना करना। उदाहरण के लिए पोंगल एक तमिल लोगों का त्योहार है, साउथ इंडियंस लोग पोंगल मनाते हैं, जो भरपूर फसल के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करता है। मीन्स सूर्य देव की पूजा होती है कि हमारी फसल अच्छी हुई। व्यक्तिगत परिवर्तन, कुछ कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स होते हैं जो आप अपने आप को अच्छे से चेक कर पाते हो, अपना डिसिप्लिन चेक कर पाते हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाते हो। जैसे उदाहरण के लिए रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुसलमान लोग अपना अनुशासन चेक करते हैं कि भाई कितना वो उपवास रखते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कितना वो ईश्वर में जो है लीन रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि अनुष्ठान परंपराएं भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। भारत अपने विशाल और विविधता के लिए बहुत फेमस है। और भाई सांस्कृतिक विविधता जो है एक तरीके से अगर आप देखोगे, आप अगर यहाँ पे देखते हो कि बहुत सारी हमारे यहाँ पे परंपराएं भारत में आपको दिख जाएंगी जो लोग फॉलो करते हैं। भारत की सांस्कृतिक पहचान कई धर्मों से है, यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, जिनकी हर किसी की अपनी एक परंपरा होती है। ठीक है, असंख्य त्योहार होते हैं इंडिया के अंदर, कई सारे त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान, उत्सव होते हैं। और दिवाली की बात करूं तो ये रोशनी का त्योहार है। सड़कों को दियों के साथ और आतिशबाजी की चमक से रंग दिया जाता है। अंधेरे पर प्रकाश की विजय है ये, ठीक है, कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होली रंगों का त्योहार है जो हर कोने में खुशियां फैलाता है, जाति और वर्ग को तोड़ता है, क्योंकि लोग जश्न मनाते हैं, होली खेलने आते हैं। धार्मिक समारोह भी भारत की विविध टेपेस्ट्री की झलक पेश करता है। मीन्स कितनी भारत में विविधता है। जैसे हिंदू अनुष्ठानों के जो मंत्र वगैरह होते हैं, वहां से लेकर गुरुद्वारों में जो सिखों की प्रार्थना होती है, वहीं मस्जिदों में जो मतलब जो भी वो करते हैं, पुकारते हैं अपने ईश्वर को, ये जो भजन चलते हैं, ये क्या है, भारत में ये डाइवर्सिटी को दिखाता है कि वो अपने परमात्मा से कैसे जुड़े हुए हैं। अनुष्ठान जो होते हैं, पूजा पाठ, ना वो केवल मतलब ना केवल वो प्रथाओं में भिन्न होते हैं, बल्कि उस दर्शन में भी भिन्न होते हैं जो उन्हें रेखांकित करता है, जो देश में आध्यात्मिक विचार की गहराई और चौड़ाई को प्रदर्शित करते हैं। मीन्स अनुष्ठान भारत में जो लोग करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, उनको करने का तरीका अलग होता है। तो नृत्य और संगीत भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है। नृत्य बहुत सारे हैं भारत के अंदर, रीति रिवाज बहुत सारे हैं भारत के अंदर। तमिलनाडु के मंदिरों में भरतनाट्यम बहुत ज्यादा होता है, पंजाब के खेतों में भांगड़ा, और इसी तरीके से कई तरीके के गीत और नृत्य होते हैं इंडिया में।
तबले की मंत्र मुग्ध कर देने वाली थाप, वहीं सितार के दिल छू ले जाने वाली जो आवाज होती है, स्वर होती है, ढोलक की गूंजती ध्वनि, एक ऐसी चीज होती है जो हमें भाषाओं को छोड़कर हम म्यूजिक में ही खो जाते हैं। सो पारंपरिक पोशाक भी भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए होती है कि भाई महाराष्ट्र में आज भी लोग साड़ी पहनते हैं, पश्चिम बंगाल में लोग धोती पहनते हैं, राजस्थान के लोग रंगीन पगड़ियां पहनते हैं। सो ये हमारे यहाँ पे पोशाक में भी विविधता है। कपड़ों का प्रत्येक टुकड़ा एक कहानी कहता है, मीन्स वहां की जलवायु, वहां का भूगोल, वहां की सांस्कृतिक विशेषताओं को दिखाता है कपड़ा। व्यंजनों की बात करूं तो भाई ये भी अलग अलग पाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। हर किसी की पाक कला, पकाने की जो कला है वो अलग होती है। दक्षिण का डोसा बहुत फेमस है, उत्तर भारत की चाट फेमस है, तटीय इलाकों का समुद्री भोजन सी फूड फेमस है। आप जाओ इंडिया में, आपको हर जगह विविधता मिलेगी। निष्कर्ष बताऊं तो भारत की जो ये अनुष्ठान परंपराएं हैं, ये हमारे सांस्कृतिक ताने बाने को दिखाती हैं। सभी लोग जुड़े हुए हैं, लोग यूनिटी में, मतलब डाइवर्सिटी में यूनिटी के साथ रहते हैं। चाहे विविध पहचान कितनी भी हो, बट हम एक सामंजस्य के साथ एक साथ रहते हैं और सह अस्तित्व के साथ रहते हैं, और एक दूसरे के हम भाईचारे की तरह, मतलब भाइयों की तरह हम यहाँ पर इंडिया में रहते हैं। एक अपने आप को हम इंडियन कहते हैं तो गर्व होता है। तो विविधता में एकता। जलवायु और भूगोल क्षेत्र की आहार संबंधी आदतों और भोजन के विकास को निर्धारित करते हैं। उदाहरण सहित समझाओ। मीन्स जो जलवायु है और जो आपकी भौगोलिक परिस्थिति है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी आहार संबंधी आदतें होती हैं। मीन्स आप खाना वैसा ही खाते हो। सबसे पहले आप ये सोचो कि किसी क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता उसकी जलवायु और भूगोल से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जैसा जलवायु वैसा संसाधन। उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्रों में आपको समुद्री भोजन देखने को ज्यादा मिलता है, जबकि अंदर के इलाकों में अनाज ज्यादा खाते हैं लोग। ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है, जो आपका भूमध्य सागर का इलाका है, इसकी हल्की जलवायु और समुद्र से पास में होने के कारण यहाँ पर जैतून का तेल यूज होता है। ताजे फल लोग खाते हैं, सब्जियां ज्यादा लोग खाते हैं, समुद्री भोजन बहुत लोग खाते हैं वहां पे। भूमध्य सागर की जो जलवायु है वो जैतून के पेड़ों की खेती के लिए बहुत अच्छी है, तो वहां पर लोग जैतून के पेड़ लगाते हैं। समुद्र से लोग मछलियां लेकर आते हैं। इसकी तुलना में जो ठंडे और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपको स्ट्यू खाने को मिल जाएगा। जड़ वाली सब्जियां, रूट वाली सब्जियां ज्यादा लोग खाते हैं। संरक्षण करके पदार्थों को खाते हैं, वो पैक वाला ये है। गर्म मौसम में अक्सर लोग हल्के और ताजा खाद्य पदार्थ खाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आप देखोगे जहां आम, अनानास, नारियल जैसे फल उगते हैं। ठीक है, जो लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और इसी तरीके से आप अगर देखोगे शुष्क क्षेत्रों में, जहां बहुत चिलचिलाती गर्मी होती है जो भोजन को खराब कर सकती है, मांस और फलों को संरक्षित करने के लिए सुखाने की सुविधाएं वहां पर होती हैं। ठीक है। और यही है कि मध्य पूर्व में झटकेदार या सूखे मेवों जैसे व्यंजनों को ज्यादा खाया जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो संक्षेप में बताऊं तो किसी भी क्षेत्र में जो जलवायु होती है वहाँ की, जो वहाँ का भूगोल है, जो वहाँ की जियोग्राफी है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, उसी से आपके वहाँ का क्यूजीन होता है, खाने का जो तरीका होता है, जो भी आप चीजें खा रहे हो, आपके आहार व्यंजन वो वैसा ही होता है कि जैसा आपका मौसम होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मेले ना केवल संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों का भी केंद्र हैं। उदाहरण सहित आपको बताना है। भारत में जो मेले लगते हैं वो सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक हर तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कई तरीके के आर्थिक लेन देन भी होते हैं, आदान प्रदान भी होते हैं। सांस्कृतिक महत्व बताऊं तो भारत के जो मेले होते हैं वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं। आपको वहाँ पर कई तरीके की स्किल्स देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हो, जो लोग बेचने आते हैं मेलों में। रंग बिरंगे लोक नृत्य आपको देखने को मिलते हैं मेलों के अंदर, संगीत चल रहा होता है, कलाकार लोग आते हैं, अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। वो पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगर, मेलों में कारीगर लोग आते हैं जो मिट्टी के बर्तन, हाथों से बनाए हुए आभूषण, अपने कपड़े जो वो बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, वो चीज़ों को वो वहाँ पे आके बेचते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो ये मेले ना केवल कारीगरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच देते हैं, बल्कि पारंपरिक कलाओं को भी एक तरीके से हम बचा के रख पाते हैं कि हर मेले में हम वो चीज़ें बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, लोग उसके बारे में जान पाते हैं। वाणिज्यिक केंद्र की बात करूं तो अपनी सांस्कृतिक महत्व के अलावा भारत में जो मेले होते हैं वो व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं भाई, क्योंकि कई तरीके के कारीगर, व्यापारी लोग मेलों में अपना सामान बेचने आते हैं।
स्थानीय जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपने व्यवसाय के लिए आते हैं वहां पे, ताकि दर्शक ज्यादा से ज्यादा उनका सामान खरीदें, क्योंकि मेले में भीड़ ज्यादा होती है, अक्सर इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं लोग। सो इस प्रकार मेले जो होते हैं वो आर्थिक विकास के लिए भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। भारत के जो मेले होते हैं उसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके के लोग आते हैं, वहां पे विजिट करते हैं, लोग बाजारों में घूमते हैं मेले में, और पर्यटक मीन्स टूरिस्ट जो लोग आते हैं वो उससे बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा भी होता है। जो वहां के मेले के आसपास के क्षेत्र होते हैं, दुकानदार हैं, होटल्स हैं, उनका भी फायदा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट वालों का फायदा हो जाता है, और मतलब सरकार भी बहुत हेल्प करती है मेले वगैरह में। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब कई बार सरकार द्वारा भी आयोजन किया जाता है मेलों वगैरह का, जहां पर हमारा भारत का जो कल्चर है, जो हमारा हस्तशिल्प है, हस्तनिर्मित हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो मेलों में बेचे जाते हैं। और निष्कर्ष यही है कि भारत के जो मेले हैं वो हमारी संस्कृति को भी दिखाते हैं और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र होते हैं, और ये हमारे देश की पहचान होते हैं। मेला आप अगर जाओगे घूमने, आपको भारत का कल्चर देखने को मिलेगा, देश की प्रगति करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्लेषण करें कि तीर्थ केंद्रों ने भारत में पर्यटन के विकास में कैसे योगदान दिया है। तीर्थ स्थल हर कोई जाता है, जहाँ पर लोग अपने अपने ईश्वर को पूजने के लिए लोग जाते हैं। सो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व होता है तीर्थ स्थलों का। जैसे वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, वो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण फेमस जगह है, जहाँ गंगा नदी के किनारे कई मंदिर हैं, घाट हैं, जो लोग घूमने जाते हैं, देखते हैं। आर्थिक बढ़ावा मीन्स आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर एक सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि वहां पे बहुत ज्यादा तीर्थ यात्री लोग आते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो उद्योग है, आतिथ्य उद्योग मीन्स वहां का जो गेस्ट वाली जो फैसिलिटीज होती हैं, होटल होते हैं, रूम होते हैं, उनका फायदा हो जाता है, परिवहन वालों का फायदा हो जाता है, स्थानीय दुकानदारों का फायदा हो जाता है, और बुनियादी ढांचे का विकास। तीर्थ स्थलों के आसपास की जो सड़कें होती हैं, होटल होते हैं, परिवहन सुविधाएं होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। कि कोई जगह बहुत फेमस होगी जहां बहुत लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह, तो सरकार वो चीजों को बहुत अच्छा बना देती है, तो ये भी होता है। और परंपराओं का संरक्षण, कुंभ का मेला जो होता है वो हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। भारत में 4 स्थानों के बीच ये कुंभ होता है, और ये आयोजन न केवल तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है, बल्कि भारत की एक सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाता है कि हमारी किस तरीके से प्रथाएं रही हैं, जिसको देखने लोग आते हैं। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल एक आध्यात्मिक और स्थापत्य का चमत्कार है। जो गोल्डन टेम्पल है, जो अलग अलग धर्मों के भक्त लोग जाते हैं वहां पर, और वहां का वातावरण देख के बहुत लोग खुश होते हैं। शांत वातावरण, जहां पर आप वहां आराम से बैठ के साधना कर सकते हो, कई टूरिस्ट आते भी हैं वहां पे। स्थानीय हस्तशिल्प और भोजन को बढ़ावा देना, तो गंगा के किनारे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ऋषिकेश। वो ना केवल आध्यात्म की जगह है, बल्कि वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट होता है, उस जगह का हस्तशिल्प होता है, जो लोग बेचते हैं, लोग उसको भी खरीदते हैं। अक्सर लोग वहाँ योगा भी करते हैं, योगा सेंटर्स भी होते हैं, बाजारों में लोग जाते हैं वहाँ की। वैश्विक मान्यता, बिहार का बोध गया एक ऐसा स्थल है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है, विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट लोग आते हैं बोध गया घूमने, और वो यहाँ की संस्कृति को देखते हैं। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, लोकप्रिय सिनेमा भारतीय समाज में परिवार, विवाह और मानवीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। सिनेमा के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो यही आंसर लिखना है आपको कि भाई देखो, जो बॉलीवुड होता है वो अक्सर दिखाता है कि आदर्श रिश्ता कैसा होना चाहिए, मींस आइडियल रिश्ता, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, एक प्रेमी को कैसा होना चाहिए, और पारिवारिक बंधन दिखाए जाते हैं बॉलीवुड के अंदर। परिवारों को अक्सर केंद्र में रखा जाता है, उसी के आसपास पूरी मूवी घूमती है। और इसके अलावा एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह को दिखाया जाता है कि भाई बॉलीवुड विवाह की अवधारणा को बहुत रोमांटिक तरीके से दिखाता है। पात्रों को ये बताया जाता है कि कैसे कैसे कि यह विवाह करने के पारंपरिक मानदंडों के अनुरूप होने के लिए सामाजिक दबाव में योगदान दे सकता है। मीन्स कैसे उसमें पारंपरिक तरीके से शादी करवाई जाती है, या विवाह उसमें मूवी में कैसे हीरो कर रहा है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज, तो फिल्मों में अक्सर भारत के समाज को दिखाया जाता है कि लव मैरिज भी दिखा दी जाती है, बहुत बारी अरेंज मैरिज भी दिखाई जाती है, दोनों के बीच का संघर्ष भी दिखाया जाता है। सो पता चलता है कि कौन सी विवाह की प्रथा ज्यादा चल रही है समाज में, लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं भाई। लिंग भूमिकाएं और रूढ़ियां, बॉलीवुड ने कई बारी ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को भी दिखाया है। कई स्त्रियों के ऊपर
मजबूत उनका कैरेक्टर दिखाकर मूवीज बना दी जाती हैं। एक फ्रीडम के साथ महिला कैसे अपना खुद सब कुछ कर रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है, ऐसी मूवीज भी आती हैं। और फिल्मों के अंदर यही दिखाया जाता है कि ये जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं जो हमारी मूवीज को बहुत ज्यादा ये बताती हैं कि हम पे असर डालती हैं। सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य, फिल्में अक्सर सांस्कृतिक मूल्य हमें दिखाती हैं, भारत का कल्चर उसमें दिखाया जाता है, भारत के उत्सव रीति रिवाज त्योहार मूवीज के अंदर दिखाए जाते हैं, जिससे हमारे वो त्योहार एक तरीके से जीवंत रहते हैं। आधुनिकरण बनाम परंपरा, कुछ फिल्मों में आधुनिक मॉडर्न चीजों को ज्यादा अच्छा बताया जाता है, कुछ फिल्मों में पारंपरिक पुरानी चीजों को ज्यादा अच्छा दिखाया जाता है। सो ये सारी चीजें हैं। युवाओं पर प्रभाव, अक्सर बॉलीवुड जो है वो प्यार, करियर और पारिवारिक जीवन के रिलेटेड युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सिखा भी सकता है, बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है और उनका एक दृष्टिकोण बना सकता है। सो मूवीज में ये युवाओं को बहुत प्रभावित करती हैं। सामाजिक मुद्दे और जागरूकता, कई मूवीज ऐसी होती हैं जो सामाजिक मुद्दे जैसे दहेज, लैंगिक भेदभाव और स्त्री पुरुष के अंदर भेदभाव या कोई भी ऐसे सोशल मैसेज के ऊपर भी मूवीज बनती हैं, आपने कई देखी भी होंगी। सो वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान, जब से वैश्वीकरण बढ़ रहा है बॉलीवुड फिल्में और ज़्यादा अच्छी होती जा रही हैं और डाइवर्स होती जा रही हैं। और आप कह सकते हो कि ये देखा जाता है कि भारतीय समाज वैश्विक संदर्भ में रिश्तों को कैसे देखता है। मीन्स दुनिया भर में भारत की एक इमेज बनती है, जब लोग बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई बॉलीवुड की मूवीज हैं तो इंडिया का समाज ऐसा ही होगा। अक्सर मूवीज में ही आपका समाज दिखता है। संक्षेप में बताऊं तो लोकप्रिय सिनेमा जो होता है वो आपके समाज के ऊपर बहुत असर डाल सकता है, और बॉलीवुड की किसी भी फिल्म उद्योग की तरह गतिशील है और बदलते सामाजिक मानदंडों को वो दिखाती है फिल्में। जैसा समाज उस टाइम पे होता है वैसा ही आपको मूवीज में देखने को मिलेगा। आज अगर आप ऐसी मूवीज देख रहे हो जिसमें धोखेबाजी चल रही है या चीटिंग या ऐसी सब चीजें चल रही हैं तो समाज में भी वो चीजें हो रही होती हैं। सो जो समाज में हो रहा होता है अक्सर उसी का आईना मूवीज होती हैं, ऐसा माना जाता है। सो आप फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। जय हिंद, जय भारत।